गजाल और ईरान के सदर पाकिस्तान आ चुके हैं। अब ये शेड्यूल्ड विजिट है या सडन? लगता तो कुछ ऐसा ही है कि इस विजिट का कुछ भी शेड्यूल नहीं था, लेकिन अब जो बात गौर करने की है वो ये है कि इससे पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि सैड टू से, लेकिन हम ईरान जैसी दिलेरी नहीं रखते, ना हमारे हुक्मरान, ना मैं, ना आप, ना ये सारी कौम। क्योंकि ईरान का तो एक ये है ना कि वो किसी के सामने भी डट के खड़े हो जाते हैं, वो भीख नहीं मांगते, वो मांगते नहीं है। लेकिन हमारा थोड़ा सा जो केस है वो ऑपोजिट है। अब आज इस विजिट के बारे में हमें तफसीलात देंगे, थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मिस्टर अब्दुस्तार खान साहब। जनाब, ये कहीं से भी आपको शेड्यूल्ड विजिट लग रहा है? नहीं, लगता नहीं है शेड्यूल विजिट, क्योंकि खुद मुझे भी बड़ा अचानक पता लगा। ठीक। हमें पाकिस्तानी को खैर बहुत सारी बातें जो है ना वो अचानक इसलिए पता लगती हैं कि हमारे यहाँ बताने का रवाज नहीं है। हमारे यहाँ चीज़ें छुपाने का रवाज है। अगर रियासत हो, हुकूमत हो, खुद हम हो, इंडिविजुअल लेवल पे भी हो ना, हम हर चीज़ छुपा रहे होते हैं। मतलब मैं भी अपनी चीज़ें छुपा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ जब भी देखूंगा गिला कर रहा हूँ, यार तुम चीज़ें बताते क्यों नहीं, हालांकि मैं खुद छुपा रहा हूँ। ये भी है। जो ईरान है वाकई उसका हमारा मुकाबला नहीं है। एक कौम के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर, एक रियासत के तौर पर, एक हुकूमत के तौर पर हमारा मुकाबला है ही नहीं ईरान के है ही साथ। नहीं, मेंटालिटी का जमीन आसमान का फर्क है। ईरान खड़ा होता है, सबसे बड़ी बात है कि ये जो ईरान है जिसको हम देख रहे हैं ये इंकलाब की पैदावार है। और मुसलमानों की तारीख में पता नहीं कितने देर के बाद कोई इंकलाब आया था। 1979 में इंकलाब आया था ईरान में। और इंकलाब कैसा था? बादशाह उधर पड़ा हुआ है, उठा के बाहर मारा बादशाह को, वजीर आजम को उठा के बाहर मारा, फौज को उठा के बाहर मारा, इस्टेब्लिशमेंट को उठा के बाद मारा, इंटेलिजेंस एजेंसी को उठा के बाहर मारा। सवाक एक थी प्राइवेट सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन रजा शाह पहलवी की, उसको उठा के बाहर मारा। लड़ते हैं, मरते हैं, खड़े रहते हैं। हमारी तरह नहीं है, लेकिन चुप करके बैठते नहीं है। हम हमारी तरह नहीं है। नहीं तंग करो तो फिर नहीं बोलते, वैसे नहीं तंग करते। ईरान की देखो एक बात, हमारा और ईरान का फ़र्क क्या है। पाकिस्तान की आप डे टू डे बेसिस पे आप निकाल के देख लो, रियासत, हुकूमत और लोग, हम लोग, मीडिया, डे टू डे बेसिस पे ऐसे लगेगा जैसे जंग अजीम बस छिड़ने ही लगी है। हाँ, क्योंकि दबके मारने में, बढ़के मारने में तो सबसे आगे है ईरान ना। का आप देख लो, ईरान के यहाँ कभी कभार ये होती है जब वाकई कोई मौका आता है तब वो बोलते हैं। रियासत भी बोलती है, हुकूमत भी बोलती है, लोग भी बोलते हैं, मीडिया भी बोलता है। हम तो 24 के 24 घंटे इसी उस टोन में आ गए। हाँ, क्योंकि हमने कुछ करना जो नहीं ना हमने होता। चूंकि करना कुछ नहीं है, इसीलिए हम ऐसे नहीं छड़ांगे, उड़ा देंगे, रखा देंगे, चुक लांगे, देखी जाएगी, एंजॉय हो जाएगा, एंजॉय हो जाएगा, उसके बाद आराम से घर में घुस जाते हैं हम लोग। हमारी आदत है, हाँ। बड़के मार के आराम से घर में घुस जाते हैं। फिर कहते हैं कौन, किसने कहा था, कब कहा था, हमें तो याद ही नहीं। हाँ, ये अब ये ईरान के सदर पाकिस्तान आते हैं, यार एक हो ना कि हम लोग एक पोजीशन में खड़े हों, पाकिस्तान एक पोजीशन में खड़ा हो, पाकिस्तान से हर कोई मांग रहा होता है। क्या ये नहीं कि पाकिस्तान से मांग रहा होता है, बल्कि वो दी हुई चीज वापस मांग रहा होता है। कोई भी देख लें, कोई इदारा देख लें, कोई मुल्क देख लें, वो यही होता है कि इनको हमने दिया था, वापस ले रहे हैं। और हमारे माशाल्लाह हमें कुदरत ने इंतकाम के तौर पर, कुदरत भी इंतकाम लेती है जब तक कि हमारी उस तरह की हरकतें ख़त्म नहीं हो जाए। कुदरत इंतकाम लेती रही, कुदरत भी हम पर ऐसे रूलर ला के बिठा देती है जो हमारी तरह के होते हैं। मतलब नवाज शरीफ हमारी तरह का था, हम नवाज शरीफ की तरह के थे। जरदारी हमारी तरह का था, हम लोग जरदारी की तरह के थे। इमरान खान हमारी तरह का था, हम लोग इमरान खान की तरह के। तो ये कभी नहीं हुआ कि रूलर कुछ और बिल्कुल डिफरेंट किसी और ब्रीड का पैदा हो जाए और रिया किसी और ब्रीड की पैदा हो जाए, ये नहीं हो सकता। मेरा भी एक बड़ा स्ट्रांग फेथ है इसमें कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। तो यही होता है, यही पड़ रहा है ना। मसला क्या है, अवाम फिर ये नहीं देखती कि ये हमारी तरह के हैं। अवाम कहते जो कुछ किया इन्होंने किया। वो क्या कहते हैं, जिस तरह के हैं हमने ऐसे ही करना है इनके साथ। ये होता है, ये विदाउट रियलाइजिंग कि यार ये और हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। कुदरत वैसे नहीं जालिम होती, कुदरत दिखा रही होती कि जिस तरह के तुम लोग ऊपर वैसे ही लोग उसी तरह के वो। अच्छा, तो ये ईरान के सदर का पर्पस क्या था इस विजिट का? यार इस वक्त तो मुझे भी नहीं पता कि ऑफिशियली इन्होंने भी बताया, लेकिन ये है कि ईरान जो है ना
वो खड़ा है किसके सामने खड़ा है? वो एक लिहाज से देखा जाए तो पूरी दुनिया के सामने खड़ा बेशक होगा। वो ये नहीं है कि इसराइल के सामने खड़ा है, वो उसके अमेरिका सारे के allies सामने के भी सामने खड़ा भी है। खड़ा है। जब ईरान में इंकलाब आया था, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी, ठीक है, राहबर जो थे, वो जब इंकलाब लेके आया था तो दो स्लोगन बहुत सारे चलते थे। एक स्लोगन था ग्रेटर सैतान, ग्रेटर सैतान, शैतान यार। अच्छा ग्रेटर सैटन, ठीक है। वो कौन है? अमेरिका है। द सन ऑफ द ग्रेटर सैतान वो इजराइल है। उन्हें क्या वड्डा शैतान जड़ा ना वो अमेरिका हैगा, ते ओदा उसका जो पुत्र औलाद है उसकी वो इजराइल है। ये आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के जब ईरान में आया था तो ये नारा चला था। उससे पहले क्या था, ईरान के साथ इजराइल के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे। रज़ा शाह पहलवी जब हुक्मरान थे, जब बादशाह थे, तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जब 1948 में 1948 में इजराइल बना था तो पहला मुल्क जो था मुसलमानों का वो तुर्की था जिसने तस्लीम किया था इजराइल को। दूसरा मुल्क जो था ईरान था जिसने इजराइल को तस्लीम किया था 1948 में। 1948 में, ठीक है। उसके बाद ये था कि इजराइल ईरान से तकरीबन 50%, ऑलमोस्ट 40 to 50% जो ऑयल की इंपोर्ट थी वो इजराइल ईरान से लेता था। ठीक है। और आपस में खुदाई कसम ऐसे जफ्फियाँ डालते थे जब कोई इजरायली वज़ीर आज़म सदर जब रज़ा शाह पहलवी को मिलते थे या ईरानी ओहदेदारों को मिलते थे तो खुदाई कसम भाइयों की तरह मिलते थे। इंटरेस्टिंग। और लेकिन 1979 जब इस इंकलाब ने सबको भगा दिया, ईरान से निकाल दिया और लाशों के अंबार लगे थे। ईरानी इंकलाब ऐसा इंकलाब नहीं था कि दो बंदे जख्मी हुए तो इंकलाब आ गया, एक प्रॉपर रिवोल्ट था। या हमारे इधर होता है कि कोई वाकया हो जाए, चार बंदे अंदर हो जाए तो हम कहते हैं इंकलाब आ गया। फिर मेरी हंसी निकल जाती है कि इंकलाब जो होता है ना इतनी आसानी से तो नहीं वो आता। नदियाँ बहती हैं बाकायदा, लोग देखते हैं खून बह रहा है, फिर आता है इंकलाब। अब वो उसके बाद 1979 के बाद अजीबोगरीब ईरान हो गया, ईरान सीधा हो गया। फिर ईरान ना सिर्फ इजराइल से लड़ा, अमेरिका से लड़ा, वेस्ट से लड़ा। वो जो सैंक्शंस नहीं होती आप लोगों की, सैंक्शंस पे सैंक्शन दुनिया लगाती रही। पाकिस्तान पे किसी एक मुल्क की सैंक्शन लगे जाए ना, ये खुदाई कसम ये चाय या कॉफी का कप तुम्हें मेरी टेबल में नजर ना आए, उसके ऊपर पूरे का पूरा ब्लॉक जो है ना वो सैंक्शन लगा देता है। वो फिर खड़े रहते हैं क्योंकि उनको अपने कदमों पे खड़े होने की आदत है। वो भूखे ही मर रहे होंगे ना, आधी रोटी खा रहे हो, सूखी रोटी खा रहे हो, वो खड़े रहेंगे। हम तो मर जाए कुछ सूरत हाल हमारी कुछ भी ना हो, हम पहले से मर गए हमने रोना पीटना डाला होता है। वो लोग खड़े होते थे और वो फिर मुसलमान मुल्कों के खिलाफ भी खड़े हो गए। ईरान मुसलमान मुल्कों के खिलाफ खड़ा हो गया। क्यों खिलाफ खड़ा हुआ? इराक ने हमला कर दिया यार, हम साया मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, इराक ने हमला कर दिया। और कितने साल वो हमला रहा, उस वक्त से लेके आज तक ईरान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एबनॉर्मल, डिसेबल, डिफेक्टिव नहीं होता है, वो बच्चे पैदा होते हैं। वो असला ऐसा मारा गया था, कुछ इलाकों में आज भी ऐसे होता है कि बाई बर्थ बच्चा कोई ऐसी चीज़ के साथ पैदा होता है जो कि डिफेक्टिव होती है। वो लड़े, लेकिन वो कभी रोना पिटना मैंने ईरान का नहीं सुना कि उन्होंने रोना पिटना डाला। ये कमाल की चीज़ है। मार खाएंगे, बम गिर रहे होंगे, जंग हो रही होगी, जंग मुसलत हो रही होगी, पार्लियामेंट में ब्लास्ट हो रहे होंगे, मैंने रोना पीटना उनका नहीं। ना बढ़ के मारते हैं ना रोना रोते हैं, शोर दोनों चीजें। हमारे इधर तो जरा माइक करो किसी के सामने, अमेरिका को लग पता जाएगा, इजराइल को लग पता जाएगा, एब्सोल्युटली नॉट। साथ ही आप जरा एक वीजे की झलक करा दें, खुदा के साथ वही बंदा लाइन पे खड़ा होगा। तो अब इजराइल का आना पाकिस्तान, तो ईरान के सदर का आना जी, तो ईरान को भी पता होगा, ईरान के सदर को भी पता होगा कि क्या हालात है। मेरा हमसाया मुल्क है, ऊपर से मुसलमान मुल्क है। हम लोग तो अहले सुन्नत है ना, वो अहले तशी हैं। लेकिन मैं अहले सुन्नत होने के बावजूद ईरान को बहुत सारी चीज़ों में क्योंकि पढ़ते रहते हैं ना, स्टडी करते रहते हैं, तो हम देखते रहते हैं कि गलत भी होगा, गलती भी ईरान की होगी, लेकिन ये बहादुर की तरह, दलेरों की तरह खड़ा होगा।
ये इनमें क्वालिटी है। नेवर बैक डाउन। ये इस तरह नहीं करेंगे कि जनाब जैसे हम लोग करते हैं, बढ़के मारते रहते हैं। बाद में जब आई 75 साल तो हमने माफी बढ़के मांग, मारी। माजरत हाँ। माजरत माजरत। हम लोग तो ऐसे पाँव पड़ते हैं खुदा की कसम कि कभी उससे पहले जो पाँव पड़ने की तारीख होती है ना उसको भी मसख कर देते हैं। हम रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, जैसे ओलंपिक का रिकॉर्ड नहीं होता, वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड होता है ओलंपिक बेशक। का, हम उस तरह करते हैं, बढ़के मार रहे होते हैं, साथ ही जब हम पाँव पड़ते हैं ना ओए होए ठक करके पड़ जाते हैं। उनका देखा वो हो गए। अब ये जंग हो रही है, जंग हुई नहीं है, लेकिन ये क्या, ईरान ने एक चीज़ की, क्या की, जब ये इजराइल ने अटैक किया था, सीरिया में अटैक किया था, ईरानी काउंसलेट पे अटैक किया था, वहाँ बंदे वाकई कुछ काम कर रहे थे जिसकी वजह से अटैक होता है, उसकी रीज़न बनती है। वो अटैक किया था, कोई फौजी मारे गए, आला अफसरान, वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है ईरान की, उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करना। ईरानी फौज को कर लेना, लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को कभी अंडर एस्टिमेट ना करना। ऐसा क्या है जो उनको डिफरेंशिएट ऐसा करता है इतना ज़्यादा? यार ये ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड जो थे, ये खमैनी साहब के, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमैनी के जब इंकलाब आया था तो ये साथ साथ था। फौज तो बाद में हुई ना, फौज तो जो थी उस फौज में भी, ईरान की उस फौज में जो रज़ा शाह पहलवी की फौज थी, जब ये स्ट्राइक होती थी, जब ये जलसे जुलूस होते थे, गोलियां चलती थी, तो ये फौज, ईरानी फौज, जब ये इसको जो इंकलाब लाना चाहते थे, जब उनको मारते थे ना, तो उसके बाद ये होता था कि कुछ फौजी होते थे जो अपने फौजियों को मार देते थे, यानी कि वो भी इंकलाब का साथ दे रहे थे, लेकिन मौका मिलते अपनी फौज को ठक, ये हुआ था। तो इस्लामिक रेवोल्यूशन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है ना, कोर, ये बनी थी। और इसमें एक देना, अब ईरान का और इजराइल का जो मवाजना है, कंपैरिजन के फौजी लिहाज से क्या है, तो ईरान की आबादी 9 करोड़ के करीब है, जबकि इजराइल की आबादी सिर्फ 90 लाख है। मतलब करोड़ से नीचे रखो, ईरान की 9 करोड़ है। उस लिहाज से ईरान की जो फौज है, रेगुलर जिसे आर्मी कहते हैं, वो 6 लाख के करीब है, 2 लाख रिजर्व है। लेकिन इसमें सबसे जो स्ट्रेंथन, जैसे कहते हैं ना, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है। और उसको एज, एक और एज है कि तेहरान की स्टॉक एक्सचेंज होती है। आप तो एक खेल खेलते हैं, मुझे तो पता नहीं, आप इकोनॉमी को भी जानते हैं, कॉमर्स को भी जानते हैं। मैं ना इकोनॉमी को जानता हूँ ना कॉमर्स को जानता हूँ, लेकिन तेहरान की स्टॉक एक्सचेंज में कई कंपनियां जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का शेयर है। वाह। और ये उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, हर दुनिया के कई मुल्कों में वो काम हो रहे होते हैं, जिसे आप कहते हैं ना कि एक फॉर्मल इकोनॉमी होती है, एक पैरेलल इकोनॉमी होती है। तो पैरेलल इकोनॉमी में मेजर चंक जो है ना, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का है। क्या बात है। और अगर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कोई बंदा वो सीधा हो जाए ना, फिर आपके लिए संभलना, ठहरना मुश्किल ही नहीं, मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन सा हो जाएगा। अब वो देखें उसकी फौज, इसकी फौज, और उसकी फौज कितनी है, 1.5 लाख, 1.25 लाख। ये अलग बात है कि इजराइल की फौज जो है ना, रिजर्व फौज, मुझे समझ नहीं आती, रिजर्व में 4.5, 4.25 लाख कैसे हो गए। रेगुलर फोर्स उनकी 1.5 लाख के करीब है इजराइल की, और इनकी रेगुलर फोर्स 6 लाख के करीब है। अच्छा, रिजर्व में उनके अपने ही, कोई एलाइज के नहीं? अपनी रिजर्व, लेकिन उसका कोई ना कोई होगा। ये कोई उस डिबेट का नहीं मौका है कि उसको डिबेट के। रिजर्व फोर्स इजराइल की ज्यादा कैसे आबादी के तनासब से देखा जाए, बेशक, यानी कि वो ईरान से भी ज्यादा है। ईरान की 2 लाख है, उनकी इजराइल की 4.5, 4.25 लाख रिजर्व है। रेगुलर आर्मी तो 1.5, 2.25 लाख है। जहाज़ों में भी एक एज है, बड़ा खौफनाक एज है इजराइल को, कुछ 650 के करीब उनके पास जहाज़ है। ठीक है। ईरान के पास 550 के करीब है। लेकिन ईरान के पास जो जहाज़ है उसमें कोई F-14, F-16 या F-35 इस तरह के नहीं है, नहीं है उनके पास है।
So they are more technologically advanced. तो अब इस बात है कि पूरी दुनिया उसके साथ है ना, इसराइल के साथ। ईरान के साथ कौन है? ये बताओ Sanctions हैं सही। बस, sanctions ही sanctions. लेकिन ईरान को एक एज है कि ईरान के मिसाइल जो है ना खुफिया तरीके से रूस इस्तेमाल करता रहा यूक्रेन में। अच्छा, ये भी है। मिसाइल्स की दुनिया में ईरान का जो एज है ना वो थोड़ा सा खौफजदा कर देता अच्छा, है। इससे मुझे एक और बात याद आती है। अभी व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया था, डील होगी उनकी ईरान के साथ कि वो दे विल बी सप्लाइंग देम विद जेट्स एंड अदर इक्विपमेंट। यार वो कर सकता है, लेकिन पुतिन का भी रूस का भी कोई मसाइल है। वो ईरान, एक बात ध्यान में रखना, अमेरिका के सामने खड़ा हो सकता है ना, कल को रूस के सामने भी खड़ा हो जाएगा, ये भी है। परसों चीन के सामने भी खड़ा हो जाएगा। ईरान इस तरह का मुल्क है, एक बात ध्यान में रखना। वो देखता नहीं है, पूरा इस्लामिक ब्लॉक है, 50 के करीब मुल्क हैं हम सारे। वो जब खड़ा होने पे आता है, क्या उसने किया था सीरिया में, इराक में, लेबनान में, प्रॉक्सी मलेशिया बना दी उसने। उस प्रॉक्सी मलेशिया जिसमें हमास भी आती है, हिजबुल्लाह तो आती है, इस्लामिक जहाद तो आता है, हमास जो है ना वो सुन्नियों की तादाद ज्यादा है, बट बैक्ड बाय ईरान। बैक्ड बाय ईरान। अब तुम देखो कि फोर्स है सुन्नी हमास, जिसने हमला किया था इजराइल पे, ये हमास का ही हमला था जो गले पड़ गया। और हमास ने जिस तरह का हमला किया था, हमास की तरह की तंजीमों ने कभी भी इस तरह का हमला पहले नहीं किया था। ये ऐसे लगता था जैसे कोई रेगुलर कोई फोर्स है, बाकायदा कोई फोर्स है जिसे लड़ना, अटैक करना आता है और इस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ अटैक करना आता है और इजराइल के खिलाफ। ये हमास जो है ये सुन्नियों की तंजीम है, बट बैक्ड बाय ईरान। वह तंजीम है जिसको हमास, खुदाई कसम हमास के सामने आप बात करो कि ये फलाना मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, वो कहेगा ईरान किधर है। यार आप जिसके पीछे खड़े हो, मुश्किल हालात में आप खड़े रहो, आप उसी को याद करोगे ना। बेशक। छोड़े पड़े अहले तशी हैं कि अहले सुन्नत हैं। अब यहाँ पर ये हो गया, आप उसमें चले जाते हो। जो खित्ते में सिचुएशन बन गई है उसमें अरब ममालिक क्यों पीछे हैं? अब ये अटैक जो हुआ था, जो ईरान ने किया था, कहते 300 के ड्रोन से, मिसाइल्स, बैलिस्टिक हालांकि मिसाइल्स और ड्रोन्स। उसमें क्रूज भी थे, उसमें बैलिस्टिक मिसाइल भी थे, और उसमें ड्रोन्स भी थे। वो सारे इंटरसेप्ट हो गए, ऑलमोस्ट 99%। अब 99% इंटरसेप्ट होना। और जख्मी कौन हुआ? एक बच्ची थी, 7 या 8 साल की बच्ची, वो जख्मी हुई है। अच्छा, कोई हुआ है जख्मी? हाँ, एक, यानी कि 300 मिसाइल चले हैं, 300 ड्रोन चले हैं, 300 क्रूज चले हैं, इंटरसेप्ट हुए हैं। इंटरसेप्ट कहाँ हुए? उस एक वक्त में तो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, ये उसकी मदद को आ गए। इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम होता है ना, बिल्कुल, सारों ने अपना एक्टिवेट कर दिया, उसको ऑपरेशनल कर दिया। ठा 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 करके इनके मिसाइल गिरे हैं, क्रूज गिरे हैं, ड्रोन गिरे हैं। सो के जॉर्डन जो है, जॉर्डन ने भी इनके क्रूज, ईरान के क्रूज, मिसाइल और ड्रोन गिराए हैं ना करें। और फिर यहाँ तक हुआ नहीं, उनकी कैबिनेट ने कहा यार, अच्छा, उन्होंने कहा कि हमारी एयर स्पेस को अगर ईरान इस्तेमाल करेगा कि हमारी एयर स्पेस से मिसाइल गुजर रहा है, क्रूज गुजर रहा है या ड्रोन गुजर रहा है, तो हम तो इंटरसेप्ट करेंगे। जॉर्डन को उर्दन कहते हैं ना। हाँ, तो उर्दन ने भी, यस आई रेड इट समवेयर कि उर्दन ने भी इजराइल की सपोर्ट में आ गए हैं वो। जो सिचुएशन बन जाती है ना, इजराइल से ज्यादा, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, मुत्तहिदा अरब इमारात हो, चाहे बहरीन हो, चाहे ये जॉर्डन हो, ये इस तरह के मुल्क बन चुके हैं जिनका इजराइल से ज़्यादा ख़तरा उनको ईरान से है। यानी कि तुम देखो मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन मुसलमानों का मसला भी एक होता है कि हम मसलक पे जब जाते हैं, फ़िरके पे हम जाते हैं, तो हम उस तरह के मुसलमान बनते हैं। बेशक। इस तरह के मुसलमान नहीं होते कि चलो ठीक है इसका फ़िरका हो रहा है लेकिन है तो मुसलमान, हम उस पर नहीं रहते। हम फिर उसको अपने आप को ना बड़ा शार्पनर नहीं होता, जो नाखून होते हमारे जिस तरह के तेज होते, हम उस तरह के होते अपने अपने फिरके में, अपने अपने मसलक में जाके हम उस तरह के होते। दूसरे फिरके और दूसरे मसलक की गुंजाइश खत्म हो जाती है। यही हुआ यहाँ पर कि वो अब ये वक्त आया हुआ, ईरान पाकिस्तान आ गया। ईरान का कोई कह सकते हो कि ईरान किसी और मुसलमान मुल्क का दौरा करेगा? ईरानी सदर हो गया या ईरानी वजीर आजम हो गया या ईरानी डेलीगेशन हो गया, वेरी अनप्रेडिक्टेबल आई वुड से। इस वक्त तो नहीं है। इंडिया का दौरा कर सकते हैं वो। अच्छा,
ईरानी सदर, ईरानी वजीर आजम, ईरानी डेलीगेशन इंडिया का दौरा कर सकती आने वाले वक्तों में। And how is वाई that? इंडिया इज रिलायबल। वो अगर इसराइल के साथ खड़ा है, अगर अमेरिका के साथ खड़ा है, तो ईरान के साथ भी खड़ा हो जाता है वो। एक ही वक्त में। इंडिया का नहीं हमारा मसला। इंडिया हमसे ज्यादा हकीकी मायनों में, जैसे कहते हैं ना, इंडिपेंडेंट है यार। लेकिन दे आर हम ओपन independent नहीं सपोर्टर्स ऑफ हैं। इजराइल। ओपन सपोर्टर क्या, वो अमेरिका के मुंह पे बात कर देता कि नहीं मानते, चलो जाओ। नरेंद्र मोदी ने कई दफा किया, उन्होंने कहा होश के नाखून लो, हम इंडिया है। वो कह सकते हैं यार, वो कह तो सकते हैं वो कहते हैं। वो कई जगहों पे स्टैंड लिया। इस वक्त मीडिया का एक हिस्सा कैंपेन चला रहा है अमेरिका के खिलाफ इंडिया का, और इंडिया का वो मीडिया जो कि नरेंद्र मोदी का सपोर्टर है, जो बीजेपी का सपोर्टर है, वो इंटरेस्टिंग। अमेरिका के खिलाफ कैंपेन चला रहा है कि अमेरिका मामा लगता है यार। हमारे कई मामलों में आता है ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मामा। मामे का वर्ड मैंने अंग्रेजी मीडिया में देखा, कोड अनकोड, मेरी हंसी निकल जाती थी कि यार वो कितने इंडिपेंडेंट है खुदा के। हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती, हम तो सिर्फ प्राइवेटली करते हैं, जलसे जुलूसों में करते हैं ना। अमेरिका सामने बैठा हुआ अमेरिका बहादुर, सारे जी महाराज मान लेते हैं। हाँ, दे आर बैक्ड बाय देयर स्ट्रांग इकोनॉमी। ठीक है, अब वो होता है, वो इंडिया बहुत ऊपर की बहुत बात है। तो ऊपर ईरान जो है अगर विजिट करेगा किसी भी मुल्क का, अगर करेगा तो इंडिया को प्रेफर करेगा। कम अज कम इंडिया में ये तो होगा ना कि इंडिया खड़ा होकर वो बात कर सकता है जो ईरान चाह रहा है। अब पाकिस्तान उतनी बात करता, पाकिस्तान ने अगर बात करनी होगी तो पाकिस्तान पहले कहेगा कि जनाब मैं इस तरह के सतूर इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं जी, पैलेस्टीन के साथ जो बड़ी ज्यादती हो रही है और हम देखेंगे ईरान के साथ भी ज्यादती हुई, ये कहेंगे हम लोग, लेकिन उस तरह से नहीं। एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देंगे हम। डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स या डिप्लोमेसी जो होती है ना, वो भी बड़ी डिफरेंट होती है। इंडिया भी कर रहा होता है, ईरान भी कर रहा होता है। हमारी डिप्लोमेसी बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी डिप्लोमेसी हमारे जितने भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है ना, उसमें बड़ा किस तरह की है कि मैंने तुझे पहले एतमाद में ले लिया कि मैं तेरे खिलाफ बात करूंगा। मैंने एतमाद में तुम्हें ले लिया है, उसके बाद में आकर टीवी पे नहीं ये मुझे पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें एतमाद में ले लिया है। ये हमारे यहाँ डिप्लोमेसी होती है। हमने अमेरिका को भी बुरा भला कहना होता है ना, तो पहले अमेरिका की आशीर्वाद लेते हैं कि हमने आपको बुरा भला कहना, माइंड ना कीजिए। तो हमारी डिप्लोमेसी को हम मुनाफकत का नाम दे सकते हैं। डिप्लोमेसी मुनाफकत भी कह सकते हैं, लेकिन डिप्लोमेसी जिस तरह की होनी चाहिए, डिप्लोमेसी होती है जो इंडिपेंडेंट मुल्क होता है, आज़ाद मुल्क होता है। हमारे यहाँ आज़ादी नहीं है। ये जो एक लीडर हमारा अंदर जेल में हुआ, ये भी आज़ादी की क्या बात कर रहा है, ये भी पाँव पड़ा हुआ है उनके, चाहे वो अमेरिका हो चाहे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट हो। हमारे यहाँ ड्रामा होता है, बस आज़ादी का ड्रामा कह दो। हर एक बंदा आज़ादी मांगता तो है ना कहीं तुम्हारे दिल में, कहीं ना कहीं मेरे दिल में आज़ादी ज़रूर होगी, बस वो थोड़ा सा हलाशारी कर देता है, लॉलीपॉप दे देता है, मैं दूंगा। प्रैक्टिकली तो तुम भी गुलाम ही हो। एग्जैक्टली। प्रैक्टिकली जो आज़ादी का नारा देता है ना, वो सबसे बड़ा गुलाम होता है। उसने वहाँ से एश्योरेंस ली होती है कि मैं ऐसी नारेबाजी करूंगा, ये वो करूंगा, तो हो जाएगा। यहाँ का बंदा चाहता है कि शायद आज़ादी हो जाए, शायद हम उस तरह के आज़ाद हो जाए। वो नहीं हो सकते जब तक कि आपके यहाँ, अगर आपके यहाँ आयतुल्लाह खुमैनी की तरह को बंदा आ जाता है। मैं कहता हूँ आयतुल्लाह खुमैनी को चलो साइड पे कर देते हैं। लोग कहते हैं हमारे अहले सुन्नत ज़्यादा है, वो अहले तशी है। नरेंद्र मोदी की तरह का बंदा पाकिस्तान में आ जाता है और पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बन जाता है, खुदा की कसम कौम ऐसे करके खड़ी हो जाएगी। दुश्मन मुल्क है हमारा, वो हमारे साथ नहीं है, हम उसके साथ नहीं है। वो हमारे बारे में सोच रहा होता है कि जी पाकिस्तान को सबक सिखाना है, हम सोच रहे होते हैं कि नरेंद्र मोदी को सबक सिखाना। लेकिन ये मैं तुम्हें कह सकता हूँ, उनके हुक्मरान, इंडिया के हुक्मरान, इंडिया की रियायत के साथ संसीर होते हैं, पाकिस्तानी हुक्मरान नहीं होता। हमारे यहाँ ये है ही नहीं कल्चर। अच्छा, ये किस तरह से? ये कल्चर है ही नहीं, कल्चर ही नहीं ना है। कल्चर होता तो फिर बात और थी, रवायात होती, प्रेसिडेंट मौजूद होते। एक थी खानदान, एक खानदान था भुट्टो खानदान, उन्होंने कुर्बानियाँ दे दी। जैसे गांधी खानदान वहाँ पे था इंडिया में, उन्होंने कुर्बानियाँ दे दी। उधर इधर दोनों चीज़ें तय हो गई कि अब कुर्बानी कोई नहीं देगा। पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया, फौजी ताकत आई, मिलिट्री डिक्टेटर आया, पीछे अमेरिका खड़ा था, उनको पता था कि यार जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदा रहा हमारे लिए मसाइल खड़े करेगा। तो अमेरिका के आशीर्वाद पे पाकिस्तान की फौजी मिलिट्री डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल-हक ने फांसी दे दी उसको।
आज भी उसके फांसी का आज भी चलता है केस। तो सुप्रीम कोर्ट में जो अभी कुछ हम्म, महीने पहले फैसला आया कि जुडिशियल मर्डर था वो, ऐसे ही है। ठीक है। उसके बाद उसकी बेटी क्या थी, बेनज़ीर भुट्टो, उसकी भी शहादत हुई। तमाम दुनिया की कहते हैं कि एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट होती है, उसका कुछ हिस्सा था। एक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट थी जिसका रफ एलिमेंट था, और फिर जो एक इस्लामिस्ट टेररिस्ट थे, इंतहा पसंद थे, जिसमें तालिबान भी आते थे, अलकायदा भी आते थे, मिल के मारा बेनज़ीर को। पकड़ लो जिसको पकड़ना, आपने पकड़ा ही नहीं जा सकता, लिंक ही मिसिंग है, इन्वेस्टिगेशन में लिंक ही मिसिंग है। और वो इन्वेस्टिगेशन जिसमें लिंक्स मिसिंग हो ना, वो इन्वेस्टिगेशन कभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकती, कभी भी नहीं पहुंच सकती। अच्छा उसके उस्ताद साहब, बाद फिर जरदारी साहब आए, जरदारी साहब ने ऐसे करके ना अपने पूरे डब्बे को क्या, हाँ, हून कोई कुर्बानी नहीं देगा, कोई भी नहीं। हून असी वही करांगे जेडे बाकी कर देने। तो ये यहाँ पर हो गया, हमारे यहाँ कल्चर नहीं रहा, कल्चर नहीं रहा। वहां पे रहा। अब ये ईरान आता है हमारे पास, ईरानी सदर आता है, सब उनको पता है, ईरानी कौम को भी पता है, कि हम उनके कैसे लोगों हैं। को भी पता है हम कैसे हैं। उन्होंने कहा फिर भी ये मुल्क, अब उस मुल्क की बात करो, जब तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो था तो कोइंसिडेंटली ये बड़ा अजीब सा है कि 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी होती है, और 1979 में ईरान में इंकलाब आता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रज़ा शाह पहलवी के साथ बड़े से ताल्लुकात थे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब बलूचिस्तान में जो अपराइजिंग थी उसको डिसमेंटल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, रज़ा शाह पहलवी ने जहाज़ दिए थे, हेलीकॉप्टर दिए थे कि कुचल दो इस बगावत को जो बलूचिस्तान से सर उठा रही है तुम्हारे लिए। ठीक है, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे इनके। अब जो है ना, अब ताल्लुकात ये है कि अगर हम इंडिपेंडेंट रह जाते, थोड़े बहुत जो थे हम, अगर हम इंडिपेंडेंट रह जाते तो फिर हम कोई बात कर सकते थे कि ठीक है जनाब, ये हमारा हमसाया मुल्क है, हम इसके साथ खड़े हैं, या ये अपनी जगह पर ठीक है। गो के ईरान का थोड़ा सा मॉरल ग्राउंड्स पे ना थोड़ी गड़बड़ हुई है। जब ईरान ने अटैक किया ना क्रूज मिसाइल और ड्रोन के साथ, ये बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इजराइल पे, तो मॉरल ग्राउंड्स पे थोड़ा ईरान की पोजीशन वीक हुई है कि इसको ये नहीं करना चाहिए था। ठीक, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए स्टार साहब, ये बताए ना, टू रैप इट ऑल अप। यार मुझे कि तो visit हो मुझे गया। तो ये है कि आपको भी कॉफ़ी पीनी चाहिए, मुझे भी कॉफ़ी पीनी चाहिए। किसको कह रहे हो कि हमने इनको क्या कहना है कि आपको क्या करना चाहिए? इनको खुद नहीं पता कि इनको क्या करना चाहिए। पता तो है। अगर हमने ही कहना है, अगर हमारे ही कहने पे चल रहा हो, तो कल को सारी चीज़ें फिर हम ही कह रहे हो कि लेकिन सुबह आपको उठना कितने बजे चाहिए। लेकिन फिर भी व्हाट डू यू थिंक, क्या होना क्या चाहिए यार और हम होगा लोग क्या, होगा इंडिपेंडेंट क्या? है ही नहीं, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि यार ये क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट होते तो मैं कह सकता हूँ हाँ यार, हालात बता रहे हैं कि हम ऐसा फैसला कर सकते हैं, हालात बता रहे हैं कि ये अगर ये हुआ तो फिर ये होगा। सिरे से बात ही यहाँ पे ख़त्म हो जाती कि हम तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, हम तो आज़ाद है ही नहीं, हम तो आगे बेकारी हैं, हमारे हालात आगे इतने बुरे हुए हैं, कोई पता नहीं किसी वक्त ये इतला आए कि मुलाजमों को तनख्वाह मिलना बंद हो गई, पेट्रोल जो पड़ता था पेट्रोल के पैसे नहीं रहे। मुझे आज शक पड़ा था, मैं कहा यार किसी से पूछूं शरारतन, ये ज़रा शरारतन ले लो, कि शहबाज शरीफ जिस गाड़ी पे गया है रिसीव करने के लिए ईरानी सदर को, क्या उस गाड़ी में पेट्रोल सरकार ने डलवाया या किसी ज़ाती दोस्त ने या पंटर जो शहर में फिर रहे होते हैं, मुल्क में फिर रहे, उन्होंने डलवा दिया? ये हालात यहाँ तक जब चले जाएं, उसमें आपने क्या फ़ैसला करना? फ़ैसला तो उस वक्त होता है मेरा लाल ठीक हो, मेरा लाल ठीक नहीं ना, तुम मेरी तरफ आ जाओ। खुदाई कसम तुम जाते हुए यही सोचोगे कि अब 2-3 साल बाद मैं सत्तार खान की तरफ जाऊंगा, इसके तो अपने हालात बहुत पैड़े गए। आपने ये फिर वही कहेंगे, हमें वो दिन देखना नसीब नहीं होगा जब हम कायदे की बात करें, ये नहीं कि भड़के, ये फिर भड़कों में चले जाएंगे। ये पाकिस्तानी कौम होगी, पाकिस्तानी हुकूमत होगी, पाकिस्तानी रियासत होगी, फिर भड़का मार रही होगी, भड़कों की वजह से हमारा सत्यानाश हो गया। क्या हम वाकई कुछ करेंगे या हम एज ऑलवेज बढ़ के मारते ही रह जाएंगे? दिस वाज इट फॉर टुडे। आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कीप द पैलेस्टीनियंस इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।